गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं बलाराम जांगीड़ और आज आपके लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी दर्शक मित्र हमारे इस इंस्पायर पॉइंट निम्बो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि पढ़ने वाले सभी कंपटीशन की तैयारियां करने वाले सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके, यानी कि वे लाभान्वित हो सके। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी तैयारियां करने वाले मित्रों को इस यूट्यूब चैनल को शेयर करिएगा। और मैं आपको ये प्रोमाइज़ करता हूँ कि आज से जो अपनी ये जनरल साइंस की कक्षाएं जो रेगुलर रूप से लगेगी, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे जो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आपके बीच में रखेंगे ताकि आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्ज़ाम के अंदर आपके जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको जनरल साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को पूरे करवाऊंगा। तो चलिए मित्रों, आज हम इन जनरल साइंस के क्वेश्चनों की और चलते हैं। और मैं आपको एक और ख़ास बात कह देता हूं कि मैं प्रश्न की क्वांटिटी तो बहुत कम लूँगा, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चनों को क्वालिटी के साथ में आपको दूंगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो कुछ भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, यानी कि उसका आपको जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर उस प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आपका वो प्रश्न जो है वो मित्रों गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बात को अपन क्लियर करेंगे। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है मित्रों, वो है मित्रों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। मित्रों, इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखना है। पहला ऑप्शन है मित्रों अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और मित्रों दूसरा आपका ऑप्शन है वो है ऑटो हॉर्न, और सी नंबर पर जो ऑप्शन लिखा है वो है मित्रों मेंडलीव का, और लास्ट में यानी कि डी नंबर पर आपका ऑप्शन क्या है मित्रों, एंटोनी लुइसिए है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि आपका सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है रदरफोर्ड। और आपको याद आ रहा होगा मित्रों, आपने परमाणु की संरचना, परमाणु के जो मॉडल पढ़े थे, उस मॉडल के अंदर एक मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल, और उस रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर आपने बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ा होगा कि उनका मॉडल था वो परमाणु से रिलेटेड मॉडल था। लेकिन या तो मित्रों बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है मित्रों, वो बात हो रही है मित्रों रसायन शास्त्र के बारे में बात हो रही है। रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो मित्रों मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको सबसे पहले यानी कि रदरफोर्ड ने तो परमाणु का मॉडल दिया था, इसका मतलब मित्रों पहला ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया। और मित्रों देखिए, मेंडलीव दूसरा नाम आ रहा है सी ऑप्शन के रूप में। तो सी ऑप्शन के रूप में जो मेंडलीव है, तो मेंडलीव ने क्या दी थी, मेंडलीव ने आवर्त सारणी से रिलेटेड है। इन्होंने कोई यह रसायन शास्त्र के जनक के रूप में नहीं माने जाते हैं। यानी कि मित्रों अपने 2 ऑप्शन बाहर हो गए और ऑटो हॉर्न तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि इसका सही आंसर मित्रों क्या होगा, सही आंसर आपका डी होगा। यानी कि एंटोनी लुइसिए को क्या कहा जाता है मित्रों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया मित्रों, क्या है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, तो अपना आंसर होना चाहिए मित्रों वो है एंटोनी लुइसिए को कहा जाता है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन मुझे यकीन है आपका क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी।
तो मित्रों बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की बात हो रही है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बात की ऑप्शन नंबर पहले की, यानी पहले नंबर ऑप्शन पर कौन है मित्रों? वो है मित्रों पहले नंबर ऑप्शन पर रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। तो यह मित्रों जो रदरफोर्ड का ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। यानी कि रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन की अच्छी से तरीके से बात नहीं हुई थी। यहाँ तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के खोज से रिलेटेड। तो मित्रों आपका पहला जो ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मित्रों में बात करते हैं नील्स बोर की। तो नील्स बोर ने भी कोई परमाणु इस इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड बात नहीं की थी। तो अपना दूसरा यानी कि बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्योंकि नील्स बोर ने तो क्या बोला था? नील्स बोर ने परमाणु की जो कक्षाएं होती है उस परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, कौन से त्रिविमीय विन्यास में घूमते हैं, इस बात की बारे में बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब नील्स बोर अपना प्रैक्टिकली कर रहे थे तो उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इसका मतलब नील्स बोर भी इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अपना मित्रों सही ऑप्शन क्या होगा? तो अपना मित्रों सही ऑप्शन होगा डी। तो याद रखिएगा कि मित्रों इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है मित्रों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। किसकी खोज की थी मित्रों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस लिखा है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मित्रों इसकी जगह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है मित्रों? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है ना? तो ये दूसरा ऑप्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट होगा मित्रों? डी ऑप्शन राइट जो है वो सही होगा। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि द्रव्यमान संख्या जो है वो किसका योग होता है। ये ध्यान रखना है मित्रों। प्रश्न पूछा हुआ है द्रव्यमान संख्या, यानी कि अपन कह सकते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक मास कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास परमाणु के कहाँ पर पाया जाता है? इसके नाभिक में पाया जाता है। और जब नाभिक की बात आती है तो हमें याद रखना है कि परमाणु के 3 मुख्य परमाणु कण होते हैं। यानी कि कौन कौन से होते हैं मित्रों? एक होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है मित्रों? लेकिन इसके अंदर से कौन सा परमाणु के अपरमाणु कण जो होते हैं वो इसके नाभिक में होते हैं, इस बात के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तभी अपने को द्रव्यमान संख्या समझ में आ जाएगी मित्रों। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि उसके नाभिक में कौन होता है मित्रों? तो एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन होता है मित्रों? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या गिना जाता है मित्रों? द्रव्यमान संख्या गिना जाता है। और मित्रों इस द्रव्यमान संख्या जो है यानी कि इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को मित्रों एक दूसरे नाम से जाना जाता है। वो क्या है मित्रों? तो वो है मित्रों न्यूक्लियॉन। क्या है? न्यूक्लियॉन। ये मित्रों बहुत बार ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, न्यूक्लियॉन क्या होता है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है कि परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है मित्रों? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन होता है। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब मित्रों अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना फोर्थ क्वेश्चन है। इसको बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका एक मॉडल है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं अपन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो था, कौन सा मॉडल मित्रों? प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं अभी आपको एक प्लम पुडिंग मॉडल दिखाता हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। मित्रों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, इसके बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहराई से देखिएगा
कि इसके अंदर कुछ प्लस के सिने किए हुए हैं और बहुत सारे इसके माइनस के सिने आपको दिख रहा होगा। यानी कि ये क्या है मित्रों, यह है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। किसका है मित्रों? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब मित्रों ध्यान दो कि इसके ऊपर जो प्लस के सिने किए हुए हैं, यानी कि ये कौन सा चार्ज है मित्रों? ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसके ऊपर जो माइनस का सिने किया हुआ है, ये कौन सा चार्ज है मित्रों? ये नेगेटिव चार्ज है। यानी कि थॉमसन ने क्या बताया था मित्रों? तो थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के ऊपर जितने प्लस होते हैं, यानी कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही आपका कौन होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से परमाणु जो होता है उस परमाणु की जो प्रकृति होती है वो मित्रों कैसी प्रकृति होती है? वो प्रकृति आपकी उदासीन होगी। तो ये मित्रों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? तो मित्रों प्लम पुडिंग मॉडल आपका किसने दिया था? तो थॉमसन इसका उत्तर सही होगा। समझ में आई ना? इसी तरीके से आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में कि परमाणु जो होता है वो विद्युतीय रूप से कैसा होता है या परमाणु की प्रकृति कैसी होती है मित्रों? तो परमाणु की प्रकृति कैसी मानी जाएगी मित्रों? उदासीन मानी जाएगी। ठीक है मित्रों, तो अपन फिर से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन जो था उस फोर्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा है मित्रों? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको देखिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी मित्रों? तो न्यूट्रॉन की खोज कोई न्यूटन तो है नहीं, न्यूटन ने तो आपकी ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात की थी, तो डी ऑप्शन पहले से ही बार कर दो। नील्स बोर ने कोई न्यूटन से जो उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका क्या है मित्रों? ऑप्शन बी भी आपका गलत है। अब मित्रों अपने पास ऑप्शन रहेगी केवल और केवल 2 ऑप्शन। अभी अपने ए जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बारे में अभी अपने पढ़ा मॉडल। तो रदरफोर्ड जो इससे पहले जो मैंने बताया था, यानी कि थॉमसन मॉडल से पहले रदरफोर्ड के बारे में, तो रदरफोर्ड ने तो वो सोने की पतली पन्नी से रिलेटेड अपना बात बताई थी, यानी कि ये रदरफोर्ड मॉडल भी नहीं हो सकता है। अब यदि न्यूट्रॉन की खोज से रिलेटेड बात आएगी मित्रों, तो ना नील्स बोर होगा, ना न्यूटन होगा, ना रदरफोर्ड होगा। यानी आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी मित्रों? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी मित्रों चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। क्लियर है यहाँ तक? तो अपने 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब मित्रों अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता लगाया जा सकता है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि भाई परमाणविक संख्या से, यानी कि किसी भी परमाणु जो है उस परमाणु की, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या जो है उससे निम्नलिखित में से किस संख्या का पता लगाया जा सकता है? जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर कौन सा मित्रों? एन का मतलब है एटॉमिक नंबर। और अपन एटॉमिक नंबर से किसके बारे में पता लगा सकते हैं? तो मित्रों आपने पढ़ा होगा कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है मित्रों? तो प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या होती है, या परमाणु संख्या को परमाणुक संख्या लिखा गया है। कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। तो आपका परमाणविक संख्या जो है उससे किसका पता लगता है मित्रों? तो अपना ना इलेक्ट्रॉन का लगता है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन से कोई रिलेटेड नहीं है, तो और दोनों तो साथ में हो ही नहीं सकते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तभी मित्रों आपने पढ़ा था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से किसका पता लगता है मित्रों? एटॉमिक मास का पता लगता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या का पता लगता है। तो अपना छठा जो प्रश्न है इसका आंसर सही कौन सा होगा मित्रों? वो आपका राइट होगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या से किसका पता लगता है मित्रों? तो आंसर होगा परमाणविक संख्या। और परमाणविक संख्या से किसका पता लगता है मित्रों? तो अपना सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉनों का। यानी मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है मित्रों? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जरा ध्यान देने का प्रयास करें। वो अपना क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है, देखिए जरा ध्यान दें मित्रों। एक परमाणु है जिस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी या क्या होती है जिसमें
या जिसके नाभिक के अंदर क्या है मित्रों, 10 तो प्रोटॉन है और 10 ही 10 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ज़रा ध्यान दें, अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है। क्या डेफिनेशन बताई मित्रों? तो डेफिनेशन आपको बताई है कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो प्रोटॉनों की संख्या आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यानी कि मित्रों जितने ही किसी परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन होंगे और उतने ही वो क्या होंगे, उसका परमाणु की संख्या होगी मित्रों। तो इसके अंदर प्रोटॉन आपके 10 है। कितने हैं मित्रों? 10 प्रोटॉन है। इसका मतलब वो मित्रों 10 नंबर पर आएगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा मित्रों, 10 होगा। या एक ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में 10 कोई प्रोटॉन होते नहीं है। 21 वाला मित्रों स्कैंडियम तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है क्या कि सर इसमें 10 प्रोटॉन और 11 आपके न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर 21 बना दो, लेकिन मित्रों वो परमाणु संख्या नहीं बनेगी, वो तो आपका द्रव्यमान संख्या बनती है मित्रों। लेकिन यहाँ प्रश्न के अंदर आपको क्या पूछा गया मित्रों? तो प्रश्न के अंदर आपको पूछा गया है परमाणु संख्या के बारे में। तो आपको परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। और परमाणु संख्या क्या होती है मित्रों? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि P = एटॉमिक नंबर। क्लियर है यहाँ तक मित्रों? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या कह रहा है मित्रों? बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से ध्यान देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो होती है वो मैग्नीशियम, परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है मित्रों? तो बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझिएगा मित्रों। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका जो नियॉन लिखा हुआ है, यानी कि नियॉन, तो नियॉन मित्रों आता है कितने नंबर पर? आपका नियॉन मित्रों आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे, यानी कि सोडियम से पहले आता है, यानी कि वो 10 नंबर पर आता है मित्रों। ठीक है, और आपका सोडियम जो होता है मित्रों, वो सोडियम आपका आता है एटॉमिक नंबर उसका 11 है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फ्लोरीन भी मित्रों इस एल्यूमिनियम से पहले आता है, यानी कि मैग्नीशियम से भी क्या आता है, पहले आता है मित्रों। इसका मतलब आपका एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो कितना है मित्रों? 13 है, क्योंकि आपके अंदर जो आपका मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मित्रों? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। और इसने प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि मैग्नीशियम की तुलना में किसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या ज़्यादा है? तो यहाँ पर ना फ्लोरीन की होगी, ना नियॉन की होगी, ना ही सोडियम की होगी मित्रों। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, यानी कि एल्यूमिनियम। क्लियर है मित्रों? अभी अपन प्रश्न आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, वो है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है मित्रों? प्रश्न को बहुत ही गहराई से पढ़िएगा। प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कितने प्रकार की आपके क्या मित्रों पूछा गया है, आपको क्वांटम संख्या पूछा गया है मित्रों। क्वांटम संख्या को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिए। पहले तो आपको मित्रों ये पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है। जब आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा मित्रों तो काम बैठने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए मित्रों कि क्वांटम संख्याएं जो होती है वो क्या होती है मित्रों। तो अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है, हमने क्वांटम संख्या कभी नहीं पढ़ी है। तो बिल्कुल मित्रों कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। तो वो मित्रों इसके क्वांटम संख्या जो होती है मुख्य रूप से वो 4 प्रकार की होती है आपकी क्वांटम संख्या। आपने चक्रण क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, ऐसी बहुत सी क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होगी। वो उसके बारे में मैं आपको अलग से एक क्वांटम संख्या के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप बहुत बारीकी से क्वांटम संख्या पढ़ सकते हो। ये मित्रों आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है, आप इतना बारीकी से नहीं लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्वांटम संख्याएँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है मित्रों। तो क्वांटम संख्या आपके 4 प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन सी, ए और बी तीनों ही गलत हो जाएंगे। क्वांटम संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होती है मित्रों? 4 प्रकार की होती है। क्लियर है? इस बात को आप याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मित्रों, जरा ध्यान देने का प्रयास करें। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? नाम से स्पष्ट है मित्रों, स्पिन स्पिन यानी कि वो
चक्रण जो करता है वो कितने दिशाओं में कर सकता है। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, एक चक्रण तो वो इस दिशाओं में करेगा, दूसरा चक्रण वो इस डायरेक्शन में करता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं के अंदर वो चक्रण करता है, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्याओं का जो मान होगा मित्रों वो आपका कितना होगा, वो मित्रों आपका 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। क्योंकि आपको पता है क्वांटम संख्या जो होती है वही तो आपके 4 होती है, तो आपका ये डी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा और सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ चक्रण की बात हो रही है तो चक्रण वो दोनों डायरेक्शन में ही चक्रण कर सकता है। इसका मतलब 10वां प्रश्न जो था उसका आपका सही आंसर क्या होगा मित्रों? सही आंसर होगा आपका ए। क्लियर है यहाँ तक? अभी मित्रों मैं आपको चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बता देता हूँ, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिए। 2 डायग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आप डायग्राम को ज़रा देखिएगा। पहले मैं आपको चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बता रहा हूँ, जरा ध्यान दें मित्रों। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है मित्रों। जिस इलेक्ट्रॉन युग्म के यहाँ आप देख सकते हैं ये अपने विन्यासित रूप से पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से घूम रहा है और यहाँ वाला जो है वो मित्रों वो इस तरीके से घूम रहा है। यानी कि मित्रों जब वो इसके घूमने के आधार के रूप में इसको अपन एक बार पॉजिटिव लेंगे तो दोबारा इसको अपन क्या लेते हैं मित्रों? नेगेटिव लेते हैं। ये इसके चक्रण पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रण क्वांटम संख्या कितने प्रकार के या कितने मान संभव है चक्रण क्वांटम संख्या के? तो आधा नेगेटिव और आधा क्या होगा मित्रों? पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है और ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो याद रखिए मित्रों, चक्रण क्वांटम संख्या के मान कितने संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के आपके 2 मान संभव है। क्लियर है? अभी एक और डायग्राम बता देता हूँ आपको मैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम दिख रहा होगा मित्रों। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्रिविमीय विन्यास के अंदर इलेक्ट्रॉन आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पर मित्रों क्या दिखाया गया है? इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, यानी कि ई माइनस आपका यानी नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ मित्रों ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोटॉन है मित्रों। प्रोटॉन पर आपका आवेश कैसा होता है मित्रों? पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपके इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है मित्रों? नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें मित्रों। यहाँ पर आपको एक येलो कलर का एक कुछ आपके पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, यानी कि वो न्यूट्रॉन है जिसको अपन एन के द्वारा दिखाते हैं। और ये याद रखिए मित्रों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या प्रश्न बन सकता है? ज़रा ध्यान दें कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। तो ध्यान दें मित्रों, ये न्यूट्रॉन आपका आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है मित्रों। अब मित्रों बहुत ही गहराई से देखने का प्रयास करिएगा। ये आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर आपके कौन पड़े हैं? एक तो मित्रों आपका प्रोटॉन है और दूसरे मित्रों आपका कौन है? न्यूट्रॉन है। यानी कि आगे एक लाइन के द्वारा इसको दिखाया गया है कि परमाणु का जो आपका केंद्र है, परमाणु का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर मित्रों नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। वो कौन कौन होता है साथ में उसमें? तो मित्रों एक तो आपका प्रोटॉन होता है, दूसरा आपका कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अपन क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग भी आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या होता है मित्रों? तो वो द्रव्यमान संख्या भी होती है। क्लियर है मित्रों? मुझे आशा है कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं ये बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आ गए होंगे। आपके माइंड में ये नहीं सोचना है कि मुझे तो केवल 10 क्वेश्चन ही करवाए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है उनको इस तरीके से अपने माइंड के अंदर बिठा दीजिएगा कि आने वाली कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम्स हो जिसके अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है, तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि डेली आपको 20-30 क्वेश्चन डेली आज के बाद में डेली लेके आएंगे और वे सारे क्वेश्चनों को पूरी अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे, उनको समझाएंगे, ताकि आप सभी दर्शक मित्रों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए। तो आपको अंतिम रूप से आप सभी दर्शक मित्रों से मैं ये अपील करता हूँ कि इस इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी दर्शक मित्र इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम जनरल साइंस की या अन्य कोई भी सब्जेक्ट की क्लास लेकर हाजिर होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उसका बेनिफिट आपको सबसे पहले मिले। इसलिए आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इसको साझा करिए, शेयर करिए, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके और जनरल साइंस के
इसके अंदर किसी भी प्रकार के उसके मार्क्स कटने नहीं चाहिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।